आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आशा करता हूं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए समय निकालकर सीख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स आपके साथ साझा किए जा रहे हैं, जब आप सीखने के क्रम में इनका अध्ययन करते हैं तो न केवल वो सिर्फ उस टॉपिक को तैयार करते हैं, बल्कि और दूसरे टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके मन में उत्सुकता भी जाहिर करते हैं और उसको उजागर करते हैं कि और हाँ देखो, मैंने ये जान गया, ये पढ़ लिया, है ना। एटीएम की पॉलिसी पढ़ ली, मोबाइल बैंकिंग की पॉलिसी पढ़ ली, तो खुद में कॉन्फिडेंस आता है। इस तरह सफ़र में हम चलते हैं और शुरू में ऐसा लगता है कि अरे हम कहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन जब नज़दीक चलते हैं, आधा सफ़र हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम तो पहुँच ही गए मंजिल तक। ठीक उसी तरह का ये जीवन का जो सीखने का क्रम होता है उसी तरह से होता है। अभी देखिए कि रात के 11:45 बजे हैं और हमारे 10 से 15 साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये 2026 का अभी मतलब पहला एग्जामिनेशन हुआ पंजाब ग्रामीण बैंक का। कल हम लोग डिस्कस किए थे, कल ही एग्जामिनेशन हुआ था। कल हम लोग स्किल 2 के से 3 के लिए हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर के प्रमोशन एग्जाम 7 जो तारीख को कल हुआ था, उसमें क्या क्या सवाल आए थे उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और पीपीटी वगैरह बराबर दिख रहा है? तो कोई साथी जरा यहाँ पर चैट बॉक्स में या बोल के बता दीजिए कि सब चीज़ ओके है, तो हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। आधे घंटे का सेशन होगा, लेकिन आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक ट्रेंड मिल जाएगा कि कैसे सवाल आए थे और हमें तैयारी कैसे करनी है। जो रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं उनमें दो चीज़ें हमें क्लियरिटी आती है। एक तो क्वेश्चन हूबहू आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं 30 to 40% क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चन से हूबहू आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आ जाते हैं। और दूसरा जो हमको फायदा होता है, कोई नया क्वेश्चंस आया है तो हम अपने बैंक के पॉलिसी में जाके उन नए क्वेश्चन को तैयारी कर लेते हैं। चलिए, आप लोगों का सिग्नल आ गया। आज रिकॉल क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर स्केल 1 0 to 1 प्रमोशन एग्जाम हुआ था 7 जून 2026 को। और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। दो पार्ट में ये एग्जामिनेशन होता है। एक तो बैंकिंग का पार्ट होता है और एक लैंग्वेज का पार्ट होता है। बैंकिंग के पार्ट में 60 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। तो बैंकिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल बैंकिंग होता है, एक जनरल बैंकिंग होता है। और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट्स दिए जाते हैं। और अभी जो ऑप्शंस आ रहे हैं पिछले एक साल से, वो ऑप्शंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन 5 आ रहे हैं। पहले 4 आते थे, अब 5 आते हैं। साथियों ने जो अनुभव साझा किया उनके अनुसार लैंग्वेज का जो क्वेश्चंस था 40, वो इजी इजी था, है ना। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज साथियों ने अटेंड किया है, तो उनका लैंग्वेज वाला पार्ट, अगर किसी ने बेसिक इंग्लिश भी जानता होगा, 10th तक पढ़ा होगा, तो भी वो बहुत आसानी से कर सकता है। बहुत सिंपल था, ऐसा लैंग्वेज का पार्ट उन्होंने बताया। तो लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो अनसीन पैसेज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आते हैं, एंटोनमस सेनोनिमस आते हैं, और आपका एक सेंटेंस जो लिखा रहेगा उसका 1 वर्ड में रिप्लेसमेंट, इस तरह के 5-6 चीज़ें आती हैं और अनसीन पैसेज आता है। तो बहुत सिंपल था। और दूसरा भाग जो आता है आपका बैंकिंग, बैंकिंग के 60 क्वेश्चन हैं, जिसमें जनरल बैंकिंग के 35 क्वेश्चन आए थे, और इंटरनल बैंक पॉलिसी प्रोडक्ट से लेके 25 क्वेश्चन आए थे। तो 0 to 1 में कमोबेश इसी तरह का होता है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है इंटरनल बैंकिंग के आते हैं। पहले तो बहुत अ, कम आते थे, पहले तो 10-12 क्वेश्चन इंटरनल बैंकिंग के आते थे, 2 साल पहले की बात है। और जनरल बैंकिंग के ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी जनरल बैंकिंग के कम होते जा रहे हैं। इंटरनल बैंक पॉलिसी सर्कुलर प्रोडक्ट से ज़्यादा सवाल आने शुरू हो गए हैं। इसीलिए 0 से 1 हो, चाहे 1 से 2, 2 से 3, सबको हमारे इंटरनल बैंक की पॉलिसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरनल बैंक के जो ये मार्क्स हैं ना, 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आएंगे, वही आपको डिपेंड करेंगे कि आपका प्रमोशन के लिए जो स्कोर होगा वो कितना हाई होगा।
चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो ये आपका रिव्यू था, मतलब इस तरह का आया था। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में आपको क्रॉस करना होता है। तो स्पीड भी आपको उसी तरह से बना के रखना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना और उसका आंसर बनाना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप लोग चैट बॉक्स में उसका आंसर भी लिखते चलिएगा। ड्यूरिंग चेक कलेक्शन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है 0 to 1 के लिए। तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जरूर पढ़ लीजिएगा। सवाल यहाँ पूछ रहा है कि चेक कलेक्शन के लिए जब कोई कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करता है, तो बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है। कोई साथी जरा चैट बॉक्स में लिखना हो तो लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो चेक कलेक्शन के समय जो जैसी सेवाएं देंगे वैसा संबंध बनेगा, जैसा सर्विस देंगे वैसा रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पर जब चेक कलेक्शन के लिए कस्टमर जमा करता है तो हम एजेंट के तौर पे काम करते हैं उसके, और वो प्रिंसिपल होता है। कस्टमर, हम एजेंट होते हैं, और वो कस्टमर जो होता है प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर जो बैंक बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप होगा एजेंट और प्रिंसिपल का होगा। तो जो कलेक्टिंग बैंक होगा वो एजेंट होगा कस्टमर का, और कस्टमर यहाँ पर प्रिंसिपल होगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए जो आया था, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ पंजाब ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2026। तो ये बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ सवाल आया। बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको पढ़ के जाना होता है। टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांसेस, टोटल बिजनेस, नेट प्रॉफिट, प्रोविजन, सीडी रेशियो, कासा परसेंटेज, और आपका एनपीए, और प्रोविजन कितना किए हैं, ठीक है, कैपिटल। ये इतनी सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ के जानी होती है। तो आपने स्केल 2 से 3 में भी देखा होगा, बिजनेस फिगर से 2 सवाल आया। अभी इसमें बिजनेस फिगर से एक सवाल आया, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है इनका, नेट प्रॉफिट ऑफ पंजाब ग्रामीण बैंक ₹603 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2026। तो हमें बिजनेस फिगर जो है 31 मार्च 2026 का अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आएंगे, इनको हमको गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, एक बैंक कैन ग्रांट एडवांसेस टू सिंगल बोरोवर अप टू व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स नेट ओन फंड। यहाँ पर एक्सपोजर नॉर्म्स के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल बोरोवर को एक्सपोजर नॉर्म्स। तो ये क्रेडिट पॉलिसी का एक पार्ट होता है ना, कि हम कितने, किस पार्टी को कितना अधिकतम लोन। एक्सपोजर का मतलब क्या है, किसी को कितना ज़्यादा लोन देते हैं। तो सिंगल बोरोवर को जो एक्सपोजर होता है वो 15% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक रहता है ना। और ग्रुप के लिए जो होता है 40% होता है। तो यहाँ पर सिंगल बोरोवर के लिए पूछा गया, इसलिए आपका 15% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सीटीआर रिपोर्ट आर सबमिटेड टू होम। सीटीआर रिपोर्ट मतलब कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किसे सबमिट किया जाता है। और ये पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो गया, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट हो गया, फिर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट हो गया, फिर एनटीआर रिपोर्ट हो गया, फिर काउंटरफिट करेंसी जो रिपोर्ट होता है। ये सारे रिपोर्ट जो होते हैं हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को वहाँ पर सबमिट करते हैं। तो सीटीआर रिपोर्ट्स आर सबमिटेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये ऑपरेट करता है। इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। Which report is required to submitted to the NABARD by RRB within 14 days। कौन से रिपोर्ट को आरआरबी जो होते हैं नाबार्ड को इंश्योर पोर्टल के माध्यम से 14 डेज में सबमिट करते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर सीरीज का सवाल है, आरआरबी में पूछता है कि इंश्योर पोर्टल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बोलते हैं इंश्योर पोर्टल को, उसमें कौन सी रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर भेजनी होती है। अगर कोई फ्रॉड, इरेगुलेटरी रिपोर्ट या सुपरवाइजरी रिटर्न्स है उसको 14 डेज में सबमिट किया जाता है रिपोर्ट को। तो वहाँ फ्रॉड रिलेटेड था तो वहाँ पर वो रिपोर्ट आता है कि उसको नाबार्ड को सबमिट किया जाता है 14 डेज में। What is the minimum period for which money should remain in saving account to earn interest। तो ये लैंग्वेज
पर मत जाइए, थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा सवाल यही पूछ रहा है कि सेविंग में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट किस आधार पर दिया जाता है, मतलब किस प्रोडक्ट बेसिस पे दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सेविंग में जो इंटरेस्ट है वो डेली प्रोडक्ट बेसिस पे दिया जाता है। तो कोई मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है सेविंग में कि इतना दिन पैसा रहेगा तभी ब्याज मिलेगा। वो तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है डेली क्लोजिंग बैलेंस, डेली प्रोडक्ट बेसिस पे ही इंटरेस्ट क्लेम होता है। आज किसी के खाते में 10 लाख रुपए है, आज 10 लाख रुपए क्रेडिट है, आज एक दिन के लिए, तो एक दिन का ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो कोई ऐसा मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, वो डेली प्रोडक्ट बेसिस पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन विच बेसिस, ये सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया। इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट पे होगा डेली प्रोडक्ट बेसिस पे होगा क्लोजिंग बैलेंस पर, वो यही सवाल है जो पहले हम लोग चर्चा किए। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितना है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये डिपॉजिट पॉलिसी में या डिपॉजिट मैनुअल में आपके एफडी, टर्म डिपॉजिट, इसमें ज़्यादातर यही सवाल पूछता है कि कितने दिनों का कम से कम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, 7 दिन का, और अधिकतम कितना करते हैं, 10 साल का। लेकिन यहाँ अमाउंट पूछ लिया तो ये बैंक टू बैंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक पॉलिसी के आधार पर आपका क्या लिखा है, 100 रुपये है कि 500 है कि 1000 है, ये आप देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मिनिमम अमाउंट एफडी के लिए 1000 है। लेकिन ये मतलब आपके बैंक के पॉलिसी में भी देख लीजिएगा, या बैंक का जो एक सर्विस चार्ज की बुकलेट होती है, या जो आपकी डिपॉजिट मैनुअल्स होते हैं उनमें लिखा होगा कि कितने में मिनिमम जो है आपका ये एफडी होगा। ये सवाल जो है एक मतलब मजबूत सवाल है जो पूछा गया है आपके स्क्रीन पर। 0 to 1 के लिए तो थोड़ा कठिन ही है, लेकिन ये एलटीवी रेशियो हम लोग पिछले सेशन में भी पढ़े हैं, और ये बिल्कुल एलटीवी रेशियो हाउसिंग लोन के लिए आपको जानना ही होगा। एलटीवी रेशियो पूछा गया है, व्हाट इज द एलटीवी रेशियो फॉर होम लोन बिटवीन अबव 30 lakhs एंड अप टू 75 लाख रुपीस। लोन टू वैल्यू रेशियो का मतलब होता है लोन को ऊपर रखेंगे, नीचे वैल्यू रखेंगे प्रॉपर्टी का, और जो रेशियो निकलेगा उसको लोन टू वैल्यू रेशियो कहते हैं। और लोन टू वैल्यू रेशियो का उल्टा मार्जिन होता है। तो समझ लीजिए अगर किसी ने मार्जिन याद कर लिया तो भी लोन टू वैल्यू रेशियो निकाल लेगा। 30 लाख रुपए तक के लोन देता है तो मार्जिन कितना लेते हैं, 10%, तो लोन टू वैल्यू रेशियो कितना हो गया, 90%। लेकिन 30 लाख से ऊपर और 75 लाख तक का लोन है तो हम मार्जिन कितना लेते हैं, 20%, तो लोन कितना देते हैं, 80%, तो लोन टू वैल्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल वही पूछा गया है कि लोन टू वैल्यू रेशियो हाउसिंग लोन का 30 लाख से ऊपर है तो कितना होगा। तो इसका मतलब है कि जितना मार्जिन लेते हैं उसका उल्टा कर देंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो वो एलटीवी रेशियो होगा। अब अगर 75 लाख से ऊपर का लोन दे रहे हैं तो एलटीवी रेशियो कितना होगा। तो हम ये देखेंगे कि 75 लाख से जब ऊपर लेते हैं तो मार्जिन कितना लेते हैं, मार्जिन लेते हैं 25%, तो उसका माइनस करेंगे 100 से तो 75, तो 75% इसका एलटीवी रेशियो होगा। ठीक है। तो एलटीवी रेशियो आपको तीनों कंडीशन का याद रखना है। अप टू 30 lakhs एलटीवी रेशियो 90%, 30 से 75 lakhs जो है एलटीवी रेशियो हो जाएगा आपके 80%, 75 से ऊपर 75%। व्हाट इज द मोरेटोरियम पीरियड इन होम लोन, तो ये होम लोन आपका जो होम लोन स्कीम है, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, फिर आपका शॉप लोन हो गया, जीएसटी लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ये लोन स्कीम है। इसमें ना आप क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, और कोलेटरल सिक्योरिटी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कोई स्पेशल डेविएशन या कोई स्पेशल फीचर याद रखना है। तो ज़्यादातर ये इतने सारी चीज़ें पूछता है। एलटीवी सारे बैंक में समान होता है, यस, सारे बैंक में समान होता है एलटीवी। तो यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड जो है हाउसिंग लोन में वो घर बनाने के लिए जो दिया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो 18 मंथ्स जनरली एप्लीकेबल। तो यहाँ पर पॉलिसी आपका देख लीजिएगा, आपके यहाँ भी 18 महीने का मोरेटोरियम देते हैं, या उसके प्रोजेक्ट के आधार पर है कि या तो रेडीमेड बना रहे हैं तो उसमें मोरेटोरियम नहीं रहता है, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर मोरेटोरियम देते हैं। लेकिन मैक्सिमम मोरेटोरियम पूछा है तो आपको 18 महीना। फॉर हाउ मेनी मंथ्स जीएसटी शुड बी जनरली अवेलेबल फॉर गोल्ड लोन अगेंस्ट बिजनेस स्टॉक,
तो जो जीएसटी बेसिस पर जो एक्सप्रेस जीएसटी एक्सप्रेस क्रेडिट दिया जाता है, उसमें ये पूछा गया है कि कम से कम कितने महीने का जो है जीएसटी रिटर्न अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके बिजनेस स्टॉक के अगेंस्ट गोल्ड लोन मिलेगा। तो जीएसटी रिटर्न्स जो है कम से कम 6 महीने का होना मैंडेटरी है। नॉर्मली मिनिमम 6 मंथ जीएसटी फाइलिंग हिस्ट्री जो है होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। और ये जो है मिनिमम 6 मंथ है। आप जीएसटी वाले पॉलिसी में आपके बैंक का भी पढ़ाया होगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी ये 6 मंथ ही है। कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग फैसिलिटी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू विच एंटिटी। यहाँ पूछा कि कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग फैसिलिटी किसे प्रदान नहीं किया जाएगा। तो एसोसिएशन हो गए, इनको जो है कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग, या अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन, क्लब विदाउट लीगल स्टेटस, इनको जो है हम कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि लीगल इशू आता है। उनके रिजोल्यूशन में भी ये बात आती है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग फैसिलिटी जो है हम अनरजिस्टर्ड एसोसिएशंस या तो ऑप्शन में एसोसिएशन ही था, तो वो हमारे साथियों ने टिक लगा लिया। आफ्टर हाउ मच टाइम डज ए कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेशन एक्सपायर ड्यू टू इनएक्टिविटी। अभी आप लोगों ने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इसमें एक और भी है जो इंटरनेट बैंकिंग भी पढ़ना है। अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का आपने एटीएम पॉलिसी पढ़ा है, और दूसरा मोबाइल बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग की पॉलिसी भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कितनी देर में जो सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो आप अपने बैंक का टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 15 मिनट तक अगर इनएक्टिव रहा सेशन तो वो एक्सपायर हो जाएगा। ये जो है कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग का यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जब हम नेट बैंकिंग पॉलिसी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियरली ये सारी चीज़ें लिखा होता है कि पासवर्ड कितने लेंथ का। तो नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग पॉलिसी में कुछ 4-5 चीज़ें जो है कॉमन पूछता है, जैसे कि लॉगिन जो पासवर्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होगी, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे कहा जाता है, कितने देर में सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ये इनएक्टिव रहा तो सेशन जो है एक्सपायर हो जाएगा। कितने दिन में पासवर्ड बदलना होता है, 15 दिन में, 20 दिन में, है ना, कितने दिन में पासवर्ड बदलना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और अभी पिछले स्केल 2 वाला में जब डिस्कस किए थे तो वहाँ पर भी पूछा था कि नेट बैंकिंग एक्टिवेट करना है तो कौन सी चीज़ से होता है, वो डेबिट कार्ड डिटेल से होता है, ठीक है। तो ये आप इंटरनेट बैंकिंग पॉलिसी हो गया, मोबाइल बैंकिंग पॉलिसी हो गया, एटीएम पॉलिसी हो गया, इनको हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सवाल अभी इनके बनेगा। क्यों? क्योंकि डिजिटल बैंकिंग को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इसीलिए ये एग्जामिनेशन में सवाल बन रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग, फिर आगे देखिए, मोबाइल बैंकिंग गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेन मच टाइम। तो मोबाइल बैंकिंग जो है वो शायद 2 घंटे में होता है, और ये 4 घंटे में कूलिंग पीरियड है। तो ये थोड़ा अपने बैंक का सर्कुलर से मैच कर लीजिएगा कि मोबाइल बैंकिंग अगर किसी ने रजिस्टर किया तो उसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए कितने समय में वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा, ये बात कही गई है। तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग बैंक की पॉलिसी होती है, उसमें बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद कूलिंग पीरियड आधा घंटा भी होता है, किसी का 4 घंटा भी होता है। तो आप अपने बैंक की पॉलिसी देख के इसको लिखिएगा कि मोबाइल बैंकिंग अगर एक्टिवेट हुआ रजिस्ट्रेशन के बाद तो कितने समय में स्टार्ट होगा। या जब पॉलिसी आपका मोबाइल बैंकिंग अभी पढ़े हो ना, अब आपका आपका जो मतलब अभी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का मैं देख रहा था, तो वहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि मोबाइल बैंकिंग के लिए चीज़ें बताई गई हैं। और अभी इंटरनेट बैंकिंग का भी अलग होता है, यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग के लिए बताई गई हैं कि आपको कितना मिनट में जो है वो एक्टिवेशंस वगैरह होते हैं। एक स्लाइड में देख रहा था मोबाइल बैंकिंग का। तो मोबाइल बैंकिंग से जुड़ा हुआ आपको जो है चीज़ें पढ़नी है। तो यूज़र आईडी कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा, जैसे आपको मोबाइल बैंकिंग 360 दिन में। सेशन कितनी देर तक अगर इनएक्टिव रहा तो टाइम आउट हो जाएगा 5 मिनट में। ओटीपी कितनी देर तक वैलिड है, 5 मिनट। ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ओटीपी तो 30 सेकेंड 60 सेकेंड तक वैलिड रहता है। कूलिंग पीरियड यहाँ पर 2 आवर्स है, देखिए आपके त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में कूलिंग पीरियड 2 आवर्स है। तो यहाँ पर जो कूलिंग पीरियड है यहाँ पर 4 आवर्स दिया है, लेकिन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का कूलिंग पीरियड 2 आवर्स है। व्हाट इज द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड फॉर सीटीआर। तो ये सीटीआर से जुड़ा हुआ और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से जुड़ा हुआ सवाल
दो तीन सवाल पूछा गया ऐसे साथी ने बताया। तो सीटीआर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, मंथली जो कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं 10 लाख या 10 लाख से ऊपर हो जाते हैं या एग्रीगेटेड इन मंथ हो जाते हैं, तो उनको हम सीटीआर में रिपोर्ट करते हैं। महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर एफआईयू को रिपोर्ट करते हैं। और एसटीआर की रिपोर्टिंग होती है एसटीआर कंफर्मेशन के 7 दिनों के अंदर। और जो काउंटरफिट करेंसी नोट है वो महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर। और आपका जो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है वो भी महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर एफआईयू को करते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज एसटीआर, तो एसटीआर का देखिए 7 दिनों के अंदर करते हैं। विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, 7 वर्किंग डेज में करते हैं। व्हाट इज द सीजीटीएमएससी कवरेज लिमिट अवेलेबल फॉर आरआरबीज? तो सीजीटीएमएससी वैसे डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए जो 5 करोड़ था वो बढ़ा के 10 करोड़ हो गया। और आरआरबी का जो 50 लाख था उसको बढ़ाकर 2 करोड़ हो गया। तो इलिजिबल एमएसएमई लोन्स अप टू ₹200 करोड़ आर कवर अंडर सीजीटीएमएससी फॉर आरआरबी। और अगर ये कॉमर्शियल बैंक के लिए बोलता है, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए, तो फिर वहां पर नेशनलाइज बैंक वगैरह के लिए तो वहां पर 10 करोड़ हो जाता। जो 5 करोड़ था 10 करोड़ हो गया, और यहाँ पर जो आरआरबी था 50 लाख से लेके 2 करोड़ हो गया। व्हाट इज द रीपेमेंट पीरियड ऑफ सेकेंड ट्रांच अंडर सीजीटीएमएससी? तो ये सवाल थोड़ा समझ नहीं आया कि कैसे टाइप का सवाल हमारे साथी ने भेजा है। मुझे लग रहा है कि ये वो वाला सवाल होगा कि जब सीजीटीएमएससी का कवरेज का रिवोक करते हैं सिक्योरिटी, तो उसका सेकेंड ट्रांच कब आता है। तो वो जब लीगल एक्शन ले लेते हैं और सारी चीज़ें एक्शन लेने के बाद जो क्लेम आता है वो सेकंड ट्रांच में आता है। पहला तो क्लेम करते ही 30 डेज में 75% आ जाता है, बाकी 25% आता है। लेकिन ये सवाल समझ में नहीं आया इसलिए इसको छोड़ देते हैं कि क्या रिलेटेड सवाल था। सीजीटी में से जुड़ा हुआ सवाल था रिपेमेंट पीरियड से सेकंड ट्रांच का, तो वही होगा। क्लेम जो करते हैं उसके बारे में होगा। यहाँ पर टेक ओवर से जुड़े हुए हर एग्जामिनेशन में सवाल आ रहे हैं, तो आपके जो टेक ओवर नॉर्म्स हैं एडवांसेस के, उनको जरा जरूर देख लीजिएगा। सवाल पढ़ लेते हैं। इफ ए बैंक वांट्स टू टेक ओवर ए लोन अकाउंट फ्रॉम अनदर बैंक, द अकाउंट शुड नॉट रिमेन इन SMA 1 SMA 2 कैटेगरी फॉर हाउ लॉन्ग? अगर कोई बैंक किसी लोन अकाउंट को दूसरे बैंक से टेक ओवर करना चाहता है, तो वो लोन अकाउंट SMA 1 SMA 2 कैटेगरी में कितने समय तक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा है कि अकाउंट स्टैंडर्ड होगा तभी वो अ, आपका टेक ओवर होगा। लेकिन स्ट्रेस कैटेगरी में नहीं होगा, मतलब SMA 1 में भी नहीं होना चाहिए, SMA 2 में भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपके बैंक की पॉलिसी देख लीजिएगा कि अगर SMA 1 में अगर है तो कई जगह टेक ओवर कर लेता है, SMA 2 नहीं होना चाहिए बोलता है साल भर में। लेकिन यहाँ पर तो है SMA 1 SMA 2 में भी नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड ही चाहिए, रेगुलर स्टैंडर्ड। फुल फॉर्म एनओएफ का, नेट ओन फंड का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये भी साथी ने क्लियर नहीं बताया कि नेट ओन फंड का ये फुल फॉर्म पूछा था कि क्या पूछा था, ये जो है हमारे साथी ने क्लियरली नहीं बताया, तो मैंने इसी के लिए फुल फॉर्म के आधार पर बताया। नेट ओन फंड जो होता है शुद्ध स्वामित्व निधि कहते हैं। और इसको नेट ओन फंड जो का मतलब होता है कि सभी जो कटौतियों के बाद अगर किसी भी फॉर्म का जो खुद के स्वामित्व वाला धन है उसको नेट ओन फंड कहते हैं। है ना। जितनी कटौतियों करना है उसके बाद अगर उसका जो स्वामित्व वाली धनराशि है जो कि व्यवसाय संचालन को चलाने के लिए या संभावित उनको नुकसान हो उसको वहन करने के लिए उपलब्ध वास्तविक शुद्ध संपत्ति को दर्शाता है, इसलिए नेट ओन फंड इसको कहते हैं। ठीक है। और ये अंतिम जो उनका बैलेंस शीट होता है उसमें वो दर्ज भी करते हैं उसको। तो इसको जो है नेट ऑन फंड को फुल फॉर्म के हिसाब से दिया गया, बाकी साथी ने जो है इसी तरह बताया। ये सवाल जो है रिपीट था। दो साथियों ने भेजा, एक ने ये भेजा एक ने वो भेजा। अब कौन सा सवाल आया था वो देखना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम LTV रेशियो फॉर होम लोन एबव 75 लैक्स? तो 75 लैक्स से एबव है तो LTV रेशियो 75% होता है।
तो अब दोनों में से कौन सवाल आया था ये देखना ही पड़ेगा आपको, तो पूरा याद रख के जाना पड़ेगा। 30 लाख तक अगर हाउसिंग लोन है तो एलटीवी रेशियो 80%, 90% होगा। 30 लाख तक लोन है तो एलटीवी रेशियो 90% होगा। 30 लाख से लेके 75 लैक्स है तो एलटीवी रेशियो 80% होगा। और 75%, 75 लैक्स से ज्यादा है तो एलटीवी रेशियो 75%। तो यहाँ पर 75% होगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंक एंड कस्टमर इन सेविंग अकाउंट? तो डिपॉजिट अकाउंट के केस में रिलेशनशिप पूछा बैंकर कस्टमर का। तो जब डिपॉजिट अकाउंट होता है तो बैंक जो होता है वो डेटर होता है और कस्टमर जो है क्रेडिटर होता है। बैंक देनदार होता है, कस्टमर लेनदार होता है, क्योंकि कस्टमर का पैसा बैंक के पास है। तो रिलेशनशिप क्या होगा? बैंक डेटर होगा, कस्टमर जो है क्रेडिटर होगा। तो ये रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। तो बस इतने ही सवाल हमारे साथी ने व्हाट्सएप में आज ही भेजा है। इससे ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट उनके जुड़े नहीं थे क्योंकि वैकेंसी भी कम है वहाँ पर। और बहुत सडन, मतलब 7 दिन का समय मिला उनको। अनाउंसमेंट हुआ है और 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, और 29 या 30 को अनाउंसमेंट उनको मिला है। तो इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो है तैयार नहीं कर पाए। 3-4 स्टूडेंट जुड़ पाए, उनमें से 1-2 सवाल भेजते हैं। तो सवाल हमारे साथियों के द्वारा भेजा गया, उन्हीं पे हम लोग डिस्कस किए। लेकिन फिर भी आपको एक एक ट्रेंड मिल गया कि कैसे सवाल आते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है। और कई बार जो है उस साथियों को जो है वो पॉलिसी रिलेटेड सवाल जो है अभी और हो सकता है देंगे, तो मैं किसी दिन साझा कर दूंगा कौन कौन से स्कीम से आए थे। जैसे प्रियोरिटी सेक्टर से भी कुछ सवाल आया था, बोल रहे थे वो। आपका एमएसएमई से जुड़ा हुआ सवाल भी आया था, डेफिनेशन का। एसएचजी से जुड़ा हुआ सवाल आया था, बीसी से जुड़ा हुआ सवाल आया था। लेकिन लिख के आया नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। जब आएगा तो हम बना देंगे। तो आशा करता हूँ कि कुछ मदद आपको मिली होगी इस सेशन से। एक तैयारी करने का नजरिया स्पष्ट हुआ होगा या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई होगी। कल रात को फिर 10:30 बजे एक बढ़िया सेशन लेके मैं आऊँगा। तो आप कुछ दिन जगने का साहस कीजिए। और ये जो जगने का साहस है और प्रयास है, आपको एक अच्छे अभ्यास की ओर ले जाएगा और सफलता के करीब पहुंचाएगा और सफलता का विश्वास दिलाएगा। हेलो। 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 जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मैं कर्मवीर बोल रहा हूँ आरजीबी बैंक से। हम्म। सर, मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप ले चुका हूँ। हाँ। पहले सर फोन में चलाता था, अभी लैपटॉप में चला रहा हूँ। हाँ, वो तो मेरे को इस आप बात। पर्सनल चैट में आइए, अभी मैं अभी गाइड कर दूंगा। ये सेशन खत्म कर देते हैं, मैं आपको मदद कर दूंगा पर्सनली। अभी फोन लगाना मुझे, मैं चालू करवा दूंगा आपको, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो आप ये मान के चलिए, ऐसी कोई भी चीज अगर आपके माइंड को, आपके बुद्धि को, आपके मन को निर्बल कर दे, या ये एहसास दिला दे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, कोई भी ऐसा आपको एहसास दिला दे, तो उसको तो दूर ही रख देना, उसको विष समझकर त्याग देना। क्यों? क्योंकि भगवान ने समान बुद्धि, बल, विवेक और चीजें दी हैं। सफलता उसी को मिलती है जो अपने आप को मजबूत करता है, अपने आप को आसान्वित करता है। तो हमें जब तैयारी करने यहाँ बैठे ही हैं तन मन धन से, तो हम यही सोच के करेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पहले तो मैं ही कर सकता हूँ। और उसके लिए फिर तैयारी करने के लिए ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान ने एक अवसर दिया, हमें ऊर्जा शक्ति दी, और हम हमें जो है ये यात्रा करने के लिए एक हमारे साथ हौसला दिया, एक टार्च दिया और एक रास्ता दिया। और हम जरूर सफल होंगे। मतलब आपको पूरे तैयारी के दौरान कभी भी ना ये भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरे से सवाल का जवाब नहीं होगा। बिल्कुल आपका भाव इतना तगड़ा होना चाहिए कि मेरे से ही हो पाएगा, कुछ कमी रहेगी तो मैं इसी बीच पूरा करूंगा। और किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूंगा, जितना समय मिला है उतना मैं करूंगा। ठीक है। चलिए, तो आपसे विदा लेता हूँ। डेली ऐसे सेशंस होंगे, कल भी एक बढ़िया सेशंस मैं इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड लिमिट पे ला रहा हूँ। वो आपके बहुत काम आ जाएगा। तो आपका गाइडेंस बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़े। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूँ। एक अच्छी रात्रि देता हूँ भगवान से प्रार्थना करके। आप उनसे आभार व्यक्त करिए जीवन के प्रति, और उनसे शक्ति की मांग करिएगा और साहस और आशीर्वाद मांगिएगा और विश्राम करिएगा।
मतलब उनको प्रार्थना करके ही आप सोइएगा, और जब सुबह उठते हैं तो भी प्रार्थना करिएगा, क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि हम अपना कुछ भी कर लें ठीक। सब चीज़ जो भी मिल रहा है समझ लीजिए उसकी बदौलत मिल रहा है। हम आज पढ़ पा रहे हैं, हम आज देख पा रहे हैं, हम आज खा पा रहे हैं, अभी कुछ कर पा रहे हैं, सब उसी की बदौलत है। मतलब कई लोग तो सुबह उठ नहीं पाते हैं। अब सोचो, हमारे अंदर भगवान ने कितनी असीम कृपा दी है, इसलिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग का भी धन्यवाद बहुत बहुत। शुभ रात्रि।